नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं व्यवसाय, नवाचार और उद्यमिता के बारे में। इससे संबंधित जितनी भी खबरें रही हैं उन खबरों को या इंडेक्स को आप कह सकते हैं, उसको हम इसमें कवर करेंगे। तो इंडेक्स क्या होता है ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इंडेक्स का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन या तो नेगेटिव हुआ हो या पॉजिटिव हुआ हो, दोनों ही हो सकता है। तो पहली खबर है बिजनेस रेडी इंडेक्स, और ये बिजनेस रेडी इंडेक्स पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रकाशित होता था। उस इंडेक्स में कुछ भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे। उसमें ये बताया गया था कि चीन में बिजनेस करना कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन जब ये पता चला कि दरअसल उसमें डेटा से छेड़छाड़ किया गया है, उसके बाद उसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। उसमें ये दिखाया गया था कि चीन में व्यवसाय करना अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा सही है, वहाँ पर व्यवसायिक माहौल बेहतर है। ठीक है, 2021 में बंद कर दिया गया। अब उसके स्थान पर कोई ना कोई इंडेक्स तो लाना था, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण अभी लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब बिजनेस रेडी इंडेक्स के बारे में बात करें तो चरणबद्ध रूप से ये कहा गया है कि हम 3 वर्षों में पूरी तरह से इसे जारी करेंगे, और व्यवस्थित रूप से कहा गया है कि 2024 से लेकर के 26 तक की अवधि के लिए करेंगे। प्रथम संस्करण में ये कहा गया है कि विश्व की 50 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया जाएगा और शामिल करके बताया जाएगा। बाद में ये कहा गया है कि अंत में जब हम फुल फ्लैश में इसको जारी करेंगे तो विश्व की 180 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, अब रेडी इंडेक्स के स्तंभ के या पिलर के बारे में बात करें तो स्तंभ एक क्या कहता है, इसमें विनियामक फ्रेमवर्क की बात कही गई है, यानी कि वे सभी नियम और विनियम जिसका व्यवसाय के दौरान पालन किया जाना चाहिए, जैसे व्यवसाय शुरू करना, उसका संचालन करना और उसे बंद करना, उन सभी नियम और विनियम का पालन किया जाना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई व्यवसाय शुरू किया, आपको लग रहा है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मैं नहीं काम कर सकता, आप बंद करना चाहते हैं, तो बंद करने की प्रोसेस आसान होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बंद करने में इतना समय लग जाए कि आपकी फैक्ट्री आप बेच करके भी उसे ना चुका पाएँ। ठीक है, इसके साथ साथ ये कहा गया है कि सार्वजनिक सेवाएं, तो जब हम नियम और विनियम बना रहे हैं तो व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, तो उसको संचालित करने के लिए कुछ संरचना भी होनी चाहिए और संस्थाएं भी होनी चाहिए। तो आप ऐसे कह सकते हैं, व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक व्यवस्थित संरचना होनी चाहिए और संस्थाएं भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर कहा गया है कि स्तंभ 3, ये 3 है, ध्यान रखेंगे। इसकी संचालन दक्षता के संदर्भ में कहा गया है कि नियमों के अनुपालन में सुविधा के लिए फर्मों से संबंधित सार्वजनिक सेवाओं का प्रभावी उपयोग भी होना चाहिए। किसका? सार्वजनिक सेवाओं का प्रभावी उपयोग होना चाहिए। अब बात करें इस बी रेडी इंडेक्स क्या है, तो इसके बारे में हम लोगों ने परिचय के बारे में पहले ही बात कर लिया। सुधार का समर्थन करता है, तो सुधार का समर्थन किस सेंस में करता है और किस लिए करता है, तो ध्यान रखेंगे। परिचय आप लोगों ने समझ लिया। इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 3 बातें बताई गई हैं। एक तो सुधार का समर्थन करना, नीतिगत मार्गदर्शन करना, विश्लेषण और अनुसंधान करना। तो सुधार का समर्थन करने का संदर्भ का मतलब सीधा सीधा सा ये है, एक बेंचमार्क नीति, या आप ऐसे कह सकते हैं बेंचमार्क साझा करके नीतियों में सुधार को प्रोत्साहित करने का काम करेगा। अब इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर होंगे? जो व्यवसायी हैं वो होंगे, उसके साथ साथ जो सरकारें हैं, जहां से संबंधित ये कहा गया कि 180 देशों को शामिल किया जाएगा, यानी कि उन देशों की सरकारों की बात की जा रही है, और उसके साथ साथ जो विश्व बैंक है वो भी शामिल होगा। इनके मध्य संवाद को बेहतर बनाना, यानी संवाद को कायम करना। जब हम नीतिगत मार्गदर्शन की बात कर रहे हैं तो नीतिगत मार्गदर्शन आप कैसे नीति बना सकते हैं, बेहतर नीति बना सकते हैं, और बेहतर नीति कैसे, इसलिए नीति बेहतर बनानी है ताकि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए या नीतिगत बदलाव लाने के लिए सुझाव भी देने की बात हुई है कि सुझाव भी दिया जाएगा। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 3 पिलर की बात हुई है, 3 स्तंभों को हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर कहा गया कि विश्लेषण और अनुसंधान, तो विश्लेषण और अनुसंधान के लिए डेटा का होना ज़रूरी है।
मान लीजिए यूपीएससी में इकोनॉमी से कितने प्रश्न आए हैं, जब तक आप उसके डेटा को नहीं देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, तब तक आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि मुझे इकोनॉमी पर फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यानी कि आप डेटा को खंगाल रहे हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि डेटा उपलब्ध कराने का कार्य कौन करेगा, तो डेटा उपलब्ध कराने का भी इसके तहत कार्य किया जाएगा ताकि विश्लेषण और अनुसंधान को और बेहतर बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें देख लेते हैं एंजल टैक्स के बारे में। एंजल टैक्स क्या हुआ है, तो सरकार ने जो बजट पेश किया था 2024-25 का, उस बजट में ये कह दिया गया था कि सभी प्रकार के जो एंजल टैक्स हैं उन सभी एंजल टैक्स को समाप्त कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि एंजल टैक्स होता क्या है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडिया है और उसको बना करके संचालित करके आप अच्छा खासा इकॉनमी को और अपने लिए लाभ कमा सकते हैं, आप एक उद्यमी बन सकते हैं। लेकिन उस कार्य को करने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, जितनी पूंजी चाहिए निवेश करने के लिए वो नहीं है। अब नहीं है तो आप क्या करेंगे, या तो बैंक से ऋण लेंगे और बैंक आपसे कहेगा कि भैया कुछ तो मेरे पास कोलेटरल के रूप में रखो, यानी कि ऋणाधार के रूप में रखो, और आप कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो फिर आपके पास एक विकल्प बचता है कि आप किसी अपने दोस्त से, रिश्तेदार से उससे मदद लें। मान लीजिए आपके दोस्त ने मदद कर दिया, कहा कि 10 लाख रुपए ये ले लो, अपना काम करो, और फिर ठीक है, तो जो 10 लाख रुपए मिला है, ठीक है, उसको कहते हैं सीड फंडिंग। और सीड फंडिंग तो आपके लिए आपके समय पर जो दोस्त काम आया है, उस दोस्त को आप क्या कहेंगे कि यार तुम तो मेरे लिए भगवान हो, देवदूत से कम नहीं हो, तुम मेरे लिए देवदूत हो। तो उसी देवदूत को यहाँ पर कहा जा रहा है एंजल। अब मान लीजिए आपको ज़रूरत थी कितनी, 10 लाख की, और जो आपकी वैल्यूएशन थी, टोटल मार्केट वैल्यू वो 10 लाख ही है, सॉरी 10 लाख, ठीक। और आपने मार्केट से जो एकत्र किया, फंड एकत्र किया, ये 20 लाख का कर लिया, यानी कि 10 लाख एक्स्ट्रा है। तो इसे आयकर अधिनियम 1961 और उसकी धारा है 56(2), उसके तहत सरकार का ये मानना है कि जो 10 लाख रुपए आपने अधिक एकत्र कर लिया है, यह आपकी आय के रूप में काउंट होगा और इस पर टैक्स देना होगा। 10 लाख पर आपको टैक्स देना होगा और इसी को कहा जाता है एंजल टैक्स। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब बताइए, इसके माध्यम से सोचिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पर कर रहा है तो वो तो दिखाएगा कि मैंने निवेश किया, फिर मुझे लाभ हुआ, और लाभ वो अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर लेगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग और उसके साथ साथ जो कर अपवंचन है, कर अपवंचन की समस्याओं का समाधान करने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है, कैसा किया गया था, तो एंजल टैक्स लगाया गया था। अब ऐसा इसलिए किया जा रहा है, इसको समाप्त इसलिए किया गया है ताकि हमारे देश में उद्यमिता के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, यानी कि कारोबारी माहौल को बढ़ाया जाए, लोगों को, ठीक है, उद्यम करने के लिए या उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाए। आप ऐसे कह सकते हैं, उद्यमिता के अनुकूल माहौल बनाना और नवाचार को समर्थन देने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, कानूनी प्रावधान तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 52, ठीक है, धारा 56(2) के तहत, यह आयकर अधिनियम के तहत माना गया था कि आपकी आय है और उस पर टैक्स लगाया जा रहा था। कवरेज की बात करें तो कवरेज पहले की जो व्यवस्था थी स्थानीय निवेशकों पर ही लागू हो रहा था, लेकिन 2023 और 24 का जो बजट आया था उसमें ये कह दिया गया था जो विदेशी निवेशक हैं, कुछ प्रावधानों के साथ विदेशी निवेशक भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसी से संबंधित कुछ और अन्य बातों को देख लें। चलिए, हाँ, अगली न्यूज है पेटेंट संशोधन नियम 2024। तो पेटेंट संशोधन नियम 2024 क्या कहता है, DPIIT इसने पेटेंट अधिनियम 1970 में कुछ संशोधन किया है, उसके तहत संशोधन किया है, और एक नियम बनाया है, उस नियम को अधिसूचित किया है। ठीक है, अब ये संशोधन किस में किया है, तो पेटेंट नियम जो 2003 का था उसी में संशोधन किया गया है। संशोधन के साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना है कि पेटेंट क्या होता है। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा आविष्कार किया जो मानव समुदाय के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और बिल्कुल यूनिक किस्म का आपने बनाया है, आपसे पहले किसी ने नहीं बनाया, उसका लाभ हो सकता है सभी को।
लेकिन जब आपने बनाया तो उस पर आपने समय दिया, उस पर आपका धन खर्च हुआ, पैसा खर्च हुआ, उसका लाभ तो मिलना चाहिए, उसके हकदार आप हैं। तो लाभ मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार ये कहती है, उसके लिए प्रावधान है कि एक काम करिए, उसको कॉपी करके कोई दूसरा व्यक्ति न बनाए और उसका लाभ न ले, व्यावसायिक उत्पादन न करे, आयात निर्यात न करे, आप उसके लिए पेटेंट ले लीजिए। चूँकि आपका इनोवेशन है, आपने उस पर मेहनत किया है, समय दिया, आपने R&D किया है, आप ऐसे कह सकते हैं, तो 20 वर्ष के लिए पेटेंट मिल जाता है। आगे चल कर के रिन्यू भी हो सकता है, लेकिन 20 वर्ष के लिए पेटेंट हो जाता है। अब पेटेंट का जो विनियमन है, भारत में जो व्यवस्था है वो हम लोगों ने देख लिया। वैश्विक स्तर की बात करें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, इसके द्वारा किया जाता है। कार्य क्या करता है? पेटेंट और अन्य जो बौद्धिक संपदा हैं, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। और बौद्धिक संपदा पर अभिसमय, अगर कोई अभिसमय है या संधि है तो उसे भी लागू करने का कार्य ये संगठन करता है। कुछ और बातें देख लें भारत में विनियमन। तो भारत में जो पेटेंट अधिनियम 1970 है, 1970 के तहत इसका विनियमन किया जाता है। अधिनियम की बात करें तो अधिनियम WTO के ट्रिप्स समझौते का अनुपालन भी सुनिश्चित करता है जो भारत में है। इसके साथ साथ संशोधन की बात करें तो 2005 में संशोधन किया गया और संशोधन के द्वारा ये कहा गया था कि इसमें कुछ चीज़ों को शामिल किया जा रहा है, जैसे फार्मास्यूटिकल हो गया और कृषि रसायनों से जुड़े जो क्षेत्रक हैं उनके भी प्रोडक्ट को इसमें शामिल कर लिया गया। 1970 के अधिनियम के अनुसार ये भी कहा गया है कि पेटेंट की अवधि आपकी 20 वर्ष की होगी। पेटेंट में कुछ बातें ऐसी हैं जो शामिल नहीं होंगी, जैसे पौधे, जानवर या उनका कोई भी हिस्सा पेटेंट में शामिल नहीं होगा। बीज, उनकी किस्में और प्रजातियां भी पेटेंट में शामिल नहीं होंगे। पौधे और पशुओं के उत्पादन या प्रवर्धन के लिए अनिवार्य जो जैविक प्रक्रियाएं हैं, उन जैविक प्रक्रियाओं को भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। पेटेंट के लिए मानदंड क्या है? तो एक है कि भैया नवाचार, बिल्कुल नए किस्म का होना चाहिए, आविष्कार होना चाहिए, नया आविष्कार हो। ऐसा नहीं हो कि इसी मार्कर को आपने इधर का इधर लगा दिया, इधर का इधर लगा दिया और आपने कह दिया कि ये तो मेरा पेटेंट होना चाहिए, मैंने नवाचार की इनोवेशन किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर पहले से कोई दावा भी नहीं होना चाहिए। आवेदन औद्योगिक उत्पादन के लायक होना चाहिए और इन्वेंटिव स्टेप्स भी होना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें कोई ना कोई इनोवेशन और अप्रोच अवश्य शामिल हो और आविष्कार में एक अभिनव दृष्टिकोण भी हो, अभिनव बिल्कुल अलग किस्म का दृष्टिकोण भी हो। ये भी कहा गया है कि पेटेंट संशोधन नियम 2024 के मुख्य प्रावधान क्या हैं, तो ये देख लें। सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप, यहाँ पर इन्वेंटरशिप ये कहा गया कि नए सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप की शुरुआत भी की गई है। पेटेंट किए गए आविष्कार में जो इन्वेंटर्स है, जिसने आविष्कार किया है, के योगदान को भी चिन्हित किया जाएगा कि उसने क्या योगदान दिया है। समय सीमा की बात करें तो ये पहले की क्या स्थिति थी? आवेदन के लिए जो समय सीमा थी वो 48 दिन थी, अब इसे कम करके 31 दिन कर दिया गया है। नवीनीकरण शुल्क की भी बात की गई है कि नवीनीकरण शुल्क में आपको 10% की छूट दी जाएगी, लेकिन उसके लिए भी शर्त लगा दी गई है कि शुल्क में कमी का लाभ तभी ले सकते हैं जब आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट करने पर कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए अग्रिम भुगतान करने पर देय होगा, या अग्रिम भुगतान किया है तभी हो सकता है। पेटेंट के क्रियान्वयन संबंधित विवरण भी दाखिल करना है, जैसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार से घट करके ये कह दिया गया है कि 3 बार, ठीक है, 3 बार वित्त वर्ष में एक बार हो सकता है, 3 वित्त वर्ष में एक बार हो सकता है, ठीक है। इससे संबंधित जो बातें थी वो आप लोगों ने देख लिया। अब वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में बात करें और सामाजिक उद्यमिता इनोवेशन की बात करें तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जारी हुआ है। जारीकर्ता कौन है? तो यहाँ पर देखिए, विश्व बैंक, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसके साथ साथ कार्नेल यूनिवर्सिटी और इंसेड बिजनेस स्कूल, इन्होंने मिलकर के इसका प्रकाशन किया है, मिलकर ही प्रकाशन करते हैं। तो जो नवाचार सूचकांक है 2024 के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसकी थीम क्या है। सामाजिक उद्यमिता के वादे को साकार करना है। इसकी थीम क्या है 2024 की? सामाजिक उद्यमिता के वादे को साकार करना। साथ ही साथ मानदंड हेतु मापन के लिए मानदंड कौन कौन से हैं? तो इसमें बताया गया है संस्थान, मानव पूंजी, अनुसंधान, अवसंरचना, ऋण, निवेश, लिंकेज,
रचनात्मकता, ज्ञान की प्राप्ति और प्रसार और रचनात्मक आउटपुट, ये सबको इसमें शामिल किया गया है, मानदंड में शामिल किया गया है। और बात कर लें शीर्ष रैंकिंग किसकी है, तो पिछले वर्ष के समान ही जो स्विट्जरलैंड है ये पहले स्थान पर है, सेकेंड स्वीडन है, थर्ड यूएसए है और फोर्थ नंबर पर सिंगापुर है। भारत की बात करें तो 39वें स्थान पर है और यह विश्व की 133 अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर है। स्कोर इसका 38.3 है। पहले की बात करें 2023 में भारत का स्थान कौन सा था, तो 40वां था। इसका मतलब ये है कि एक स्थान का सुधार हुआ है। अच्छा, भारत निम्न मामलों में पहले स्थान पर है, जैसे ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट, रचनात्मक आउटपुट, संस्थान और व्यावसायिक आधुनिकता। और इस मामले में निम्न मध्यम आय वाली जो अर्थव्यवस्थाएं हैं और मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र, उसमें भारत पहले स्थान पर है। ठीक है। अच्छा, विश्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जो शीर्ष 100 क्लस्टर्स हैं उसमें कौन कौन से शामिल हैं, भारत के कौन कौन से शहर शामिल हैं, तो बेंगलुरु शामिल है, दिल्ली शामिल है, चेन्नई और मुंबई, ये सभी इसमें शामिल हैं। ठीक है। तो इससे संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें थी, जो महत्वपूर्ण जहाँ से पूछा जा सकता है, उनको हम लोगों ने समझ लिया। अगली क्लास में कुछ और जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।